टोपी शुक्ला शुक्ला पाठ क्लास के 10 पात्रों का समरी परिचय। संचयन चैप्टर 3। टोपी शुक्ला के लेखक राही मासूम रजा का परिचय। राही मासूम रजा का जन्म 1 सितंबर 1927 को पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के गंगौली गांव में हुआ। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही हुई। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से उर्दू साहित्य में PhD करने के बाद उन्होंने कुछ साल तक वही अध्यापन कार्य किया। फिर वे मुंबई चले गए, जहां सैकड़ों फिल्मों की पटकथा, संवाद और गीत लिखे। प्रसिद्ध धारावाहिक महाभारत की पटकथा और संवाद लेखन ने उन्हें इस क्षेत्र में सर्वाधिक ख्याति दिलाई। राही मासूम रजा एक ऐसे कविताकार थे जिनके लिए भारतीयता आदमियत का पर्याय रही। उनके पूरे लेखन में आम हिंदुस्तानी की पीड़ा, दुख दर्द, उनकी संघर्ष क्षमता की अभिव्यक्ति है। राही ने जनता को बांटने वाली शक्तियों, राजनीतिक दलों, व्यक्तियों, संस्थाओं का खुला विरोध किया। उन्होंने संकीर्णताओं और अंधविश्वासों, धर्म और राजनीति के स्वार्थी गठजोड़ आदि को भी बेनकाब किया। एडवर्टाइजमेंट एड्स बाय राही मासूम रजा की प्रमुख कृतियां हैं आधा गांव, टोपी शुक्ला, हिम्मत जौनपुरी, कटरा बी आरजू, असंतोष के दिन, नीम का पेड़, सभी हिंदी उपन्यास, मोहब्बत के सिवा, उर्दू उपन्यास, मैं एक फेरी वाला, कविता संग्रह, नया साल, मौजे गुल, मौजे सबा, रक्से में, अजनबी शहर, अजनबी रास्ते, सभी उर्दू कविता संग्रह 1857, हिंदी उर्दू महाकाव्य और छोटे आदमी की बड़ी कहानी, जीवनी। राही मासूम रजा जी का निधन मार्च 1992 को हुआ। टोपी शुक्ला पाठ की भूमिका। टोपी शुक्ला शॉर्ट समरी। टोपी शुक्ला कहानी लेखक राही मासूम रजा द्वारा रचित है। इस कहानी में लेखक ने 2 अलग-अलग धर्म के परिवारों के बारे में बताया है। इसमें हिंदू और मुस्लिम धर्म के बीच के प्रेम को कहानी के 3 पात्रों टोपी जो हिंदू है, मुस्लिम इरफान और उसकी दादी के माध्यम से दर्शाया है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने समाज को यह बताया है कि मित्रता कभी भी किसी धर्म की मोहताज नहीं होती, बल्कि वह प्रेम का प्रतीक है। बच्चों की भावनाएं जाति, धर्म आदि किसी भी प्रकार के भेदभाव को नहीं मानती। टोपी शुक्ला पाठ के पात्रों का परिचय। 1. टोपी हिंदू धर्म से संबंध। पूरा नाम बलभद्र नारायण, इरफान से दोस्ती और उसकी दादी के प्रति स्नेह। 2. इरफान मुस्लिम धर्म से संबंध। पूरा नाम सैयद जरगाम मुर्तुजा, टोपी का सच्चा मित्र। 3. टोपी की दादी। टोपी की दादी का नाम सुभद्रा देवी, स्वभाव से कठोर। 4. इरफान की दादी, स्वभाव से कोमल, टोपी और इरफान को समझने और प्यार करने वाली। 5. रामदुलारी, टोपी की माताजी, टोपी द्वारा अम्मी शब्द बोलने पर उसकी मां से पिटाई होती है। 6. बाबूजी, टोपी के पिताजी। 7. मुन्नी बाबू, टोपी का बड़ा भाई। 8. भैरव, टोपी का छोटा भाई। 9. सीता, टोपी के घर की नौकरानी और उसे समझने वाली। 10. इरफान की अम्मी, इरफान द्वारा शरारत करने पर अपनी अम्मी से पिटाई भी होती थी। 11. इरफान के अब्बू, घर को न्यायालय समझकर फैसला सुनाने वाले। 12. नुजहत, इरफान की छोटी बहन। 13. बाजी, इरफान की बड़ी बहन। 14. अन्य पात्र, कलेक्टर हरिनाम और उनके 3 लड़के डब्बू, गुड्डू, बिलू। संचयन चैप्टर 3। टोपी शुक्ला क्लास 10 समरी। टोपी शुक्ला पाठ का सारांश। लेखक ने कहानी की शुरुआत में कहा है कि वे इरफान की कहानी पूरी नहीं सुनाएगा, सिर्फ उतनी ही सुनाएगा जितनी टोपी की कहानी के लिए उसे जरूरी लग रही है। इस पाठ का मुख्य पात्र टोपी शुक्ला है, अर्थात बलभद्र नारायण। उसका मित्र इरफान अर्थात सैयद जरगाम मुर्तुजा। इरफान के बिना शायद टोपी की कहानी अधूरी है। ये दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं। इरफान की दादी।
टोपी शुक्ला सम्मरी इरफान की दादी जी पूर्वी क्षेत्र की रहने वाली है। जब दादी 10 साल की थी तो उनकी शादी हो गई और वे लखनऊ आ गई। परंतु जब तक वे जिंदा रही पूर्वी ही बोलती थी। उर्दू तो उनके लिए ससुराल की भाषा थी। जब उनके बेटे की शादी के दिन आए तो वे गाने बजाने के लिए तरस गई, क्योंकि इस्लाम के नियमों के अनुसार घर में गाना बजाना भला कैसे हो सकता था। उनकी शादी भी मौलवी से हुई थी जो बिल्कुल इसके विरुद्ध थे। दादी का दिल उदास हो गया था। इरफान के जन्म के छठे दिन दादी ने खूब गाना बजाना किया। इरफान की दादी मौलवी नहीं थी, वे एक जमींदार परिवार की बेटी थी जहां वे दूध घी खाकर बड़ी हुई थी। लेकिन शादी के बाद लखनऊ आकर वे दही के लिए भी तरस गई थी। छोटी छोटी चीजों के लिए भी उन्हें बहुत सोचना पड़ता था। जब भी वे अपने मायके जाती तो जितना मन होता जी भर के दूध दही खा लेती थी। फिर लखनऊ वापस आते ही उन्हें मौलवीन बन जाना पड़ता था। इरफान को अपनी दादी से बहुत ज्यादा प्यार था। उसे प्यार तो अपने अब्बू, अम्मी, बड़ी बाजी, छोटी बहन नुजहत से भी था, लेकिन वह सबसे ज्यादा प्यार अपनी दादी से करता था। इरफान की अम्मी तो कभी कभी उसे डांटती और मारती भी थी। बड़ी बाजी भी उसकी पिटाई कर दिया करती थी और छोटी बहन नुजहत इरफान की कापियों पर तस्वीरें बना देती। अब्बू भी कभी कभी घर को न्यायालय समझकर अपना फैसला सुना देते थे। परिवार में बस एक दादी ही थी जिन्होंने इरफान को कभी डांटा नहीं था। वह रात को भी उसे बहराम डाकुओं, अनारपरी, 12 बुर्ज, अमीर हमजा, गुलब कावली, हातिम ताई, पंचफुल्ला, रानी की कहानियां आदि सुनाया करती थी। टोपी शुक्ला का इरफान की दादी के प्रति प्रेम। टोपी शुक्ला सम्मरी इरफान की दादी जी की बोली टोपी को बहुत पसंद थी। उसे भी इरफान की दादी की तरह बोलना अच्छा लगता था। टोपी को इरफान की दादी और अपनी माँ की पार्टी की दिखाई देती थी। टोपी की माँ और इरफान की दादी की बोली एक जैसी ही थी। टोपी को अपनी दादी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसे अपनी दादी से नफरत थी और उसे उनकी भाषा पसंद नहीं थी। टोपी को अपनी दादी की भाषा और इरफान के अब्बू की भाषा एक जैसी लगती थी। टोपी जब भी इरफान के घर जाता था तो उसकी दादी के ही पास बैठता। टोपी को इरफान की दादी का हर एक शब्द शक्कर और तिल के लड्डू की तरह मीठा लगता और आम के रस को सुखाकर बनाई गई मोटी परत की तरह मजेदार लगता। इरफान की दादी हमेशा टोपी से सबसे पहले उसकी अम्मा का हालचाल और अम्मा क्या कर रही है, हर बार यही पूछती थी। तो अम्मा शब्द टोपी को समझ नहीं आता। उसे बाद में जब यह समझ आया कि अम्मा माँ को बोलते हैं, तो वह इस शब्द को बार बार बोलता रहता था। उसे यह शब्द जैसे किसी गुड़ की डली की तरह लगता था। टोपी इस शब्द को बार बार बोलकर इसके मीठे स्वाद का आनंद लेता रहता है। टोपी शुक्ला के मन में अपनी दादी बदलने का ख्याल आना। टोपी शुक्ला सम्मरी एक दिन टोपी को बैंगन का भुर्ता कुछ ज्यादा अच्छा लगा। टोपी की माँ रामदुलारी खाना परोस रही थी, तो टोपी ने कहा, अम्मी जरा बैंगन का भुर्ता। बस इतना ही कहा था कि अम्मी शब्द सुनकर खाने की मेज पर बैठे सभी चौंक गए। टोपी की दादी सुभद्रा देवी ने तो उसी वक्त खाना छोड़ दिया और वहां से उठकर चली गई। माँ ने उसकी खूब पिटाई की और एक ही बात बार बार पूछ रही थी कि क्या इरफान के घर जाएगा, और वो हाँ ही कहता था। मुन्नी बाबू और भैरव टोपी के भाई थे। मुन्नी बाबू टोपी का बड़ा भाई था और भैरव छोटा भाई था। दोनों भाई टोपी की पिटाई का तमाशा देखते रहे। जिस वक्त टोपी की पिटाई हो रही थी, उस दौरान मुन्नी बाबू ने एक बात और जोड़ दी।
उसके बड़े भाई मुन्नी बाबू ने माँ को कहा कि उसने टोपी को रहीम कबाब जी की दुकान पर कबाब खाते देखा था। लेकिन असल बात तो यह थी कि टोपी ने मुन्नी बाबू को कबाब खाते हुए देखा था। मुन्नी बाबू ने उसे एक इकन्नी रिश्वत भी दी थी ताकि टोपी घर पर कुछ न बताए। दूसरे दिन टोपी जब स्कूल गया और उसने स्कूल में इरफान को सारी बातें बताई। उस दिन दोनों ही भूगोल शास्त्र की कक्षा को छोड़कर बाहर निकल गए और पंचम की दुकान से इरफान ने केले खरीदे क्योंकि टोपी फल के अलावा बाहर की किसी और चीज को हाथ नहीं लगाता था। एक दिन टोपी इरफान से कहता, क्या हम अपनी दादी नहीं बदल सकते? उसकी दादी इरफान के घर और इरफान की दादी उसके घर आ जाए। इरफान कहता है कि अब्बू यह बात कभी नहीं मानेंगे। इरफान की दादी का देहांत। टोपी शुक्ला समरी। जिस समय दोनों यह बात कर रहे थे उसी समय इरफान का नौकर आया और खबर दी कि इरफान की दादी का देहांत हो गया। जब टोपी इरफान के घर गया तो उसका घर लोगों से भरा हुआ था, पर टोपी के लिए दादी का न होना ही उसे अकेला कर रहा था। उसके लिए तो पूरा घर ही खाली था। टोपी का दादी के साथ गहरा संबंध बन गया था। अब इरफान और टोपी दोनों दादी के बिना अकेले थे। उनको घर में समझने वाला कोई भी नहीं था। टोपी इरफान से कहता है, काश तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी की मृत्यु हो गई होती तो बहुत अच्छा होता। इरफान के पिताजी का ट्रांसफर। टोपी शुक्ला समरी। लेखक कहते हैं, टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को कसम खाई थी कि वह अब ऐसे किसी भी लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसके पिताजी कोई ऐसी नौकरी करते हो जिसमें ट्रांसफर होता रहता है। 10 अक्टूबर सन 45 के दिन इरफान के पिताजी इरफान को लेकर मुरादाबाद चले गए थे। टोपी दादी के मरने के बाद अकेला तो महसूस कर ही रहा था और अब इरफान के चले जाने के बाद बहुत अकेला हो गया था। कलेक्टर हरनाम सिंह के बच्चों का टोपी के साथ बर्ताव। टोपी शुक्ला समरी। इरफान के पिताजी कलेक्टर थे। उनका ट्रांसफर हो जाने के कारण उनके स्थान पर नए कलेक्टर हरनाम सिंह आए। वे उसी बंगले में रहने लगे जिसमें इरफान का परिवार रहता था। दूसरे कलेक्टर ठाकुर हरिनाम सिंह के तीनों लड़कों में से टोपी का कोई दोस्त नहीं बन सका। डब्बू सबसे छोटा था और बीलू सबसे बड़ा था। गुड्डू था तो बराबर परंतु अंग्रेजी ही बोलता था। जब इरफान को याद करके टोपी उस बंगले में पहुंचा तो माली और चपरासी टोपी को पहचानते थे, इसलिए चौकीदार ने उसे अंदर जाने दिया। वहां नए कलेक्टर के तीनों बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने टोपी से गलत ढंग से बातचीत ही नहीं की बल्कि उसकी पिटाई भी की। उन्होंने टोपी के पीछे अपना कुत्ता भी छोड़ दिया जिसके कारण टोपी को 7 सुइयां लगवानी पड़ी। टोपी शुक्ला का नौकरानी सीता से लगाव। टोपी शुक्ला समरी। टोपी के में बस एक बूढ़ी नौकरानी सीता ही थी जो उसका दुख दर्द समझती थी। तो अब इरफान के जाने के बाद सीता के साथ ही समय गुजारता था। जब भी घर में टोपी को कोई डांटता था तो सीता ही उसके आंसू पोंछती थी। टोपी की घर में दादी और अन्य सदस्य के साथ बहस होने पर भी वही उसको समझाती थी। टोपी शुक्ला और दादी की बहस। टोपी शुक्ला समरी। ठंड के दिन शुरू हो गए। टोपी के दोनों भाई मुन्नी बाबू और भैरव को नया कोट मिला। टोपी को मुन्नी बाबू का पुराना कोट देने को कहा गया। मुन्नी बाबू के लिए जब कोट बनकर आया था तो उसे वो कोट पसंद नहीं आया था। टोपी मुन्नी बाबू से छोटा था तो उसे कोट दिया गया, लेकिन टोपी को भी वो कोट पसंद नहीं आया, इसलिए टोपी ने वो कोट दूसरी नौकरानी केतकी के बेटे को दे दिया था। इसलिए टोपी को कोट नहीं मिला और वह अब ऐसे ही ठंड में रहेगा।
इस पर दादी और टोपी के बीच बहस भी बहुत हुई थी और दादी ने पूरा घर अपने सिर पर उठा लिया। जब टोपी को उसकी माँ ने दादी को उल्टा जवाब देते देखा, तो टोपी को उसकी माँ पीटने लगी। तभी बूढ़ी नौकरानी सीता टोपी को समझाने लगी कि अब वह 10वीं कक्षा में पहुंच गया है, उसे अपनी दादी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। परंतु टोपी के लिए 10वीं कक्षा में पहुंचना आसान नहीं था। टोपी शुक्ला का 3rd डिवीजन से 10वीं पास करना। टोपी शुक्ला समरी 10वीं कक्षा में पहुंचने के लिए टोपी को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी। जब वह पहली बार फेल हुआ तो मुन्नी बाबू इंटरमीडिएट और भैरव 6ठी कक्षा में प्रथम आए। तब वह बहुत रोया। टोपी पढ़ाई में तेज था, परंतु उसे कोई पढ़ने ही नहीं देता था। जब भी टोपी पढ़ाई करने बैठता, तो उसके बड़े भाई मुन्नी बाबू को कोई काम याद आ जाता या उसकी माँ को कोई ऐसी चीज मंगवानी पड़ जाती थी जो वह नौकरों से नहीं मंगवा सकती थी। टोपी का छोटा भाई उसकी किताबों के पेज फाड़कर जहाज बनाने लग जाता था। दूसरे साल टोपी को टाइफाइड हो गया, जिस कारण वह पढ़ाई नहीं कर पाया और फेल हो गया। तीसरे साल पास तो हो गया, परंतु 3rd डिवीजन से पास हुआ। टोपी के सभी दोस्त 10वीं में थे और वह 9वीं कक्षा में ही रह गया। अपने कक्षा में पढ़ने वालों के साथ उसकी किसी से भी दोस्ती नहीं थी। वह जब भी कक्षा में बैठता तो उसे बड़ा अजीब लगता था। टोपी ने किसी न किसी तरह इस साल को झेल लिया, परंतु सन 51 में उसे 9वीं में बैठना पड़ा। वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। उसके 10वीं के दोस्त भी आगे बढ़ चुके थे। टोपी की कक्षा के एक लड़के ने उससे पूछ ही लिया कि वह उन लोगों के साथ क्यों खेलता है। उसे तो 8वीं कक्षा के बच्चों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, क्योंकि वे लोग तो आगे 10वीं में निकल जाएंगे। 9वीं में तो पिछली कक्षा के बच्चे ही आने वाले हैं। यह बात टोपी को बहुत बुरी लगी। उसे ऐसा लगा जैसे ये बात उसके दिल के आर पार हो गई हो। फिर उसने उसी समय कसम खाई कि अब उसे चाहे टाइफाइड ही क्यों न हो जाए, वह पास होकर ही दिखाएगा। परंतु साल के बीच में ही चुनाव आ गए। टोपी के पिता डॉक्टर भृगु नारायण नीले तेल वाले चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए। उसके घर में हमेशा लोगों का आना जाना लगा रहता। ऐसे में टोपी का पढ़ना लिखना मुश्किल हो रहा था। परंतु जब टोपी के पिताजी चुनाव हार गए, फिर घर में थोड़ी शांति हुई। टोपी की परीक्षा को अब ज्यादा समय नहीं रह गया और वह पढ़ाई करने में जुट गया। परंतु जैसा वातावरण टोपी के घर में बना हुआ था, ऐसे माहौल में कोई भी नहीं पढ़ सकता था। इसलिए टोपी का पास हो जाना ही काफी था। जब टोपी एक ही कक्षा में 2 साल लगाने के बाद पास हुआ, तो उसकी दादी ने कहा, वाह, टोपी को भगवान नजरबंद से बचाए। तीसरे साल भी 3rd डिवीजन से पास तो हो गए। टोपी शुक्ला कहानी का उद्देश्य। टोपी शुक्ला स्टोरी लेसन। लेखक राही मासूम रजा इस कहानी के माध्यम से हमें यह बताने का प्रयास किया है कि प्रेम धर्म और उम्र के बंधन से ऊपर है। बचपन में बच्चों को जहाँ से भी अपनापन और स्नेह मिलता है, वह वहीं रहना चाहता है। वह चाहे किसी भी उम्र का व्यक्ति हो या किसी भी धर्म से हो। हमें इंसानियत के बीच धर्म को नहीं लाना चाहिए। हमें किसी भी धर्म या जाति के प्रति घृणा नहीं रखनी चाहिए। समाज में हमें धार्मिक एकता बनाए रखनी चाहिए।